हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। तो आज हम एक छोटा सा सेशन करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट पे। तो जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसने किस तरीके से स्टेट सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट किया है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट की सवरैनिटी का इंटर रिलेशन समझें, उसके पहले हम सेपरेट समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज़ स्टेट सवरैनिटी। तभी आप इन दोनों का कोरिलेशन या एक दूसरे को इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं इससे समझ पाएंगे आप इजीली। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है, जहाँ पर इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमीज क्या हुई, इंटीग्रेट हो गई। एंड दिस इज़ ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजीज, स्पेशली इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, फ्री फ्लो ऑफ पीपल्स, ओके, इस तरीके से हुआ। तो दुनिया भर की इकोनॉमीज़ क्या हुई, इंटीग्रेट हो गई, एक ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिएट हुआ, राइट। तो दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं वो क्या है, इंटरकनेक्टेड हो गई, इंटीग्रेट हो गई यहाँ पर। वहीं पर इसका दूसरी तरफ जब हम स्टेट सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो ये क्या है कि जहाँ पर जो नेशन स्टेट हैं, पर्टिकुलर जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, नेशन स्टेट्स हैं, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स, मतलब इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को का कंट्रोल है उनके पास, राइट। सो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेना होगा वो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, नेशनल गवर्नमेंट्स के पास है, जो नेशन स्टेट है उनके पास है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों ही जस्ट अपोजिट चीज़ हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो नेशन स्टेट हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रोल उनके पास है, फाइनल अथॉरिटी उनके पास है टू टेक द डिसीजंस, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे हो। वहीं पर दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन एक फिनोमेना आया जिसने इंटीग्रेट कर दिया दुनिया भर की इकोनॉमीज़ को। जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं दे बिकम इंटरकनेक्टेड, दे बिकम इंटरडिपेंडेंट, दे बिकम इंटीग्रेटेड। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑन स्टेट सॉवरेनिटी क्या है, तो कुल मिलाकर जब दुनिया भर की इकोनॉमीज़, जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड हो गई, इंटरडिपेंडेंट हो गई, तो फिर ये जो फाइनल अथॉरिटी या कंट्रोल है वो नेशन स्टेट के पास रहा कि नहीं रहा, या किस लेवल पे डाइल्यूट हुआ या डिक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ, क्या लिमिटेशंस आई जो नेशन स्टेट हैं उनकी इस फाइनल अथॉरिटी वाली पोजीशन में, यही हम आज इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और स्टेट सॉवरेनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन नेशन स्टेट या ऑन स्टेट सॉवरेनिटी, तो यहाँ पर जनरली बात करें कि किस तरीके से जो इंटरकनेक्शन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज हुआ, इसने स्टेट की जो एबिलिटी है उसको वीक किया। ओके, नेशन स्टेट की एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इकोनॉमी या पॉलिटिकल एंड कल्चरल अफेयर्स, ओके, इनको कैसे, इन पर जो कंट्रोल है, उसको जो ग्रिप है उसको कैसे लूज़ किया। स्वाभाविक सी बात है, जैसे सिंपल से आज कोई यूएसए अगर कोई डिसीज़न ले रहा है तो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में पड़ेगा। ओके, जैसे मान लीजिए रसिया यूक्रेन जब वॉर शुरू हुआ, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर की इकोनॉमीज़ पे पड़ा। चाइना अगर कोई मेजर डिसीजंस लिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में पड़ेगा। अभी हाल ही में आपने एक डिसीज़न सुना होगा, यूएस का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद से जो ट्रम्प की गवर्नमेंट बनी फिर से, और फिर अभी हाल ही में एक डिसीज़न लिया कि जो बिटकॉइन है वो अब उसको अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएंगे। तो एक यूएसए का एक डिसीज़न है ये कि बिटकॉइन को हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएंगे, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर यूएस के इस डिसीजंस का इम्पैक्ट अदर नेशन स्टेट्स पे पड़ेगा और उनके जो डिसीजन मेकिंग्स हैं उस पे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो स्टेट का जो कंट्रोल है, अपनी फाइनल अथॉरिटी है टू टेक द डिसीजन, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो चाहे एक्सटर्नल मैटर्स हो, इस पर जो अथॉरिटी या कंट्रोल है वो कैसे वीक हुई है, यही डिस्कशन हो रहा है।
ओके, तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये चैलेंज आ कहाँ से रहा है। जो चैलेंज जो हमारा ग्लोबलाइजेशन स्टेट या इम्पैक्ट ऑन द स्टेट सॉवरेनिटी पे चैलेंज कहाँ से आ रहा है, तो पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी। न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी से चैलेंज देखने को मिलता है जो सॉवरेनिटी है नेशन स्टेट की। अब ये न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है? सो न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी जहाँ पर आप देखोगे आफ्टर ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही, न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी जहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट हुआ या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ। आज आप इंडिया में बैठकर यूएस की मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। आप इंडिया में बैठकर चाइना की मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड एक तरीके से वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, या सर्विसेज आप कह सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर जो न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी है, इसकी वजह से दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। तो जो इंडिपेंडेंट नेशनल पॉलिसीज़ डिसाइड की जाती थी नेशन स्टेट के द्वारा, उसमें डिक्लाइन हुआ है। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जो मार्केट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना मतलब ऐसा नहीं है कि कोहर्सन है, मतलब कोई फोर्स कर रहा है उनको। विलिंगली नेशन स्टेट ऐसा करते हैं। अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस होती है वर्ल्ड इकोनॉमी से, क्योंकि उनका बेनिफिट है, नेशनल इंटरेस्ट है इस पे। अपनी इकोनॉमी को वो प्रोटेक्ट करेंगे या अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के वे में सोचेंगे कि उनके यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट आएँ, ओके, उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर हो, इस तरीके से। तो जो भी न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी जिस तरीके से हुई, जिसमें से अब दुनिया भर में किसी भी कोने पे रिसेशन हो रहा है, ओके, या किसी कोने पे इन्फ्लेशन आई या कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो इसका इम्पैक्ट दूसरी इकोनॉमीज़ भी देखने को मिलता है ड्यू टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज़। ओके, तो कहीं एक जैसे अभी कुछ मंथ्स पहले आपने देखा था यूरोप में जिस तरीके से रिसेशन की न्यूज़ चल रही थी, उसका इम्पैक्ट सभी जगह पर पड़ रहा था दुनिया भर की इकोनॉमीज़ में। अभी भी मार्केट का आप हाल देख सकते हो। दूसरा चैलेंज मिलता है जो नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी है, न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। सो चैलेंज फ्रॉम न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे? तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप देखोगे कि कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, ओके, और जो यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके सामने जो नेशन स्टेट्स हैं, दे हैव विलिंगली सरेंडर्ड देयर सॉवरेनिटी, राइट, विलिंगली, जस्ट टू गेट द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज या पीपल्स है, उसका बेनिफिट लेने के लिए विलिंगली ऐसा नेशन स्टेट करते हैं। सो न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके पहले और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ओके, यूनाइटेड नेशन हो गया। तो इन सब का बेनिफिट WTO हो गया, ओके। सो इन सारे जो लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, इनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज़ पर पड़ता है, ओके। और बहुत सारे नेशन स्टेट को इनके द्वारा क्या किया जाता है, डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट भी किया जाता है, राइट। तो एक तरीके से ये क्या काम करते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, ओके। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए या कंपटीशन की जो फोर्स है उसमें बने रहने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट्स भी लिया जाता है कई सारी कंट्रीज़ के द्वारा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक तरीके से कहीं ना कहीं लिमिटेशन पुट करते हैं जो नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी है उस पर। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल लॉज। तो चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल लॉज, तो इंटरनेशनल लॉज बेसिकली क्या है, न्यू फॉर्म्स ऑफ या फॉर्म, एक तरीके से क्या है, फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस
जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं ताकि फेयर रहे, इक्विटी रहे वहाँ पर, ओके। रेगुलेशंस, राइट्स हो गए, जैसे लेबर लॉ से रिलेटेड हो गया, ओके। राइट्स एंड ड्यूटीज़, ओके। दे जो ये इंटरनेशनल लॉज हैं, ये भी बेसिकली क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द स्टेट। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरनेशनल लॉज, जो ये रेगुलेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ से रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं, ये जो नेशन स्टेट की सवरैनिटी है, जो कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर, जो अथॉरिटी है नेशन स्टेट की, उसके लिए दे एक्ट एज अ कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब लिमिटेशन पुट कर रहे हैं यहाँ पे नेशन स्टेट पे। तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि जब नेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से नेशन स्टेट की जो सवरैनिटी है वो कैसे डिक्लाइन हो रही है, या कहाँ से उसमें जो लिमिटेशंस आ रही है। तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं। न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया, फिर इसी तरीके से हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेशन पुट करते हैं, इंटरनेशनल लॉज पुट करते हैं। तो इस तरीके से आप जो ये हमने चैलेंजेस देखे डिफरेंट एस्पेक्ट से, उसका इम्पैक्ट्स आपको पॉलिटिकल सवरैनिटी में भी देखने को मिलेगा, इसका इम्पैक्ट आपको इकोनॉमिक सवरैनिटी में भी देखने को मिलेगा, कल्चरल सवरैनिटी में भी देखने को मिलेगा। जब हम सवरैनिटी हमने देखा क्या था, फाइनल अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन, तो ये पॉलिटिकल डोमेन का हो गया। तो पॉलिटिकल डोमेन जहाँ पर नेशनल पॉलिटिक्स या पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती थी नेशन स्टेट के द्वारा, ओके। ये कोई एक नेशन स्टेट है मान लीजिए, ओके। अब जो इस नेशन स्टेट की जो पावर है, जो नेशनल गवर्नमेंट्स की पावर है, ओके, ये क्या है, ये अभी मार्केट ड्रिवन हो गई है पॉलिटिक्स, ये डिक्लाइन हुई है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि ना यूएसए की गवर्नमेंट, जब से अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो अभी हाल ही में एक मेजर डिसीजन आया कि यूएस ने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया। तो क्या इसका इम्पैक्ट या दूसरे गवर्नमेंट्स में नहीं पड़ेगा? दूसरे गवर्नमेंट्स में भी पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सो यहाँ पर दूसरे गवर्नमेंट सोचे कि नहीं, हम तो क्रिप्टो में नहीं जाएंगे। या फॉर एग्जांपल हम क्लाइमेट चेंज का ही एग्जांपल ले लें। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको पता है कि ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए ग्लोबल इशू को एड्रेस करने के लिए। कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट चाहे कि नहीं, हम तो शांति से बैठे रहेंगे, हम आइसोलेट रहेंगे, हम बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोऑपरेशन नहीं देंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो क्या उसका, तो वो कंट्रीज बच थोड़ी ना जाएगी। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो उस कंट्री पर भी पड़ेगा, ओके। सो इस तरीके से आप देखोगे कि पावर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स है टू टेक द डिसीजन, उसमें डिक्लाइन हुआ है, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। जिस तरीके से मार्केट इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो ऑफ कोर्स जो नेशन गवर्नमेंट्स की फ्रीडम थी टू टेक द एक्शन, वो भी उस पर लिमिटेशन आई है, क्योंकि मार्केट्स इंटरकनेक्टेड हैं। जो फ्लो, अगर नेशनल गवर्नमेंट्स कहेगी ना कि हाँ, हमें दुनिया भर की मार्केट से कोई मतलब नहीं, हम अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे, तो फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा, ट्रेड नहीं आएगा, ओके, बिजनेस नहीं आएंगे। तो मजबूरी है कि नेशन स्टेट को अपनी जो कंट्रोल है, जो ग्रिप है या अथॉरिटी है, उसको रिड्यूस करनी पड़ती है, लूज़ करनी पड़ती है, ओके। इंटरनेशनल मार्केट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कल्चरल सॉवरेनिटी की बात करें तो कल्चर बेसिकली क्या है, अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग, या सेट ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज़ होता है, ओके। कस्टम एंड ट्रेडिशन होते हैं। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो वेरियस कल्चर पे कि हाँ, ये उनके टाइप ऑफ बिहेवियर से, उनके थिंकिंग से, उनके ट्रेडिशन से, ओके। लेकिन आज जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, पीपल्स, मनी हो रहा है, तो आप देखोगे कि एक तरीके से ये बिहेवियर एंड थिंकिंग का जो पैटर्न है, ये भी ये सेपरेशन आप देखोगे कि ईजिली आपको देखने को नहीं मिले। किस तरीके से मिक्स ऑफ ट्रेडिशन, मिक्स ऑफ कल्चर हो रहा है, ओके। तो ये भी है, ये हो गया आपका कल्चरल सॉवरेनिटी। तो अगर हम कंक्लूड करें इम्पैक्ट ऑफ ऑन स्टेट सॉवरेनिटी में ग्लोबलाइजेशन का, तो कुछ स्कॉलर का व्यू ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे डेविड हेल्ड का।
तो डेविड हेल्थ कहते हैं कि जो इम्पैक्ट है स्टेट सॉवरेनिटी में ये अनइवन है। ओके, अनइवन कैसे है? कहते हैं कि कुछ स्टेट्स की जो सॉवरेनिटी है वो डिक्लाइन हुई है, जबकि दूसरे जो नेशन स्टेट हैं उनकी राइज हुई है। ये कैसे? देखो, ग्लोबल इकोनॉमी के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी कंट्रीज़ को एक जैसे तो नहीं मिले, डिफरेंट डिफरेंट। तो जो ग्लोबलाइजेशन में है, कुछ कंट्रीज़ ने अपनी पोजीशन को अपग्रेड करी है क्योंकि इन्होंने बेनिफिट्स को हार्नेस किया है ग्लोबलाइजेशन के। जो फ्री फ्लो ऑफ मनी, बिजनेस, पीपल, आइडियाज़ था, उसका बेनिफिट लेकर अपनी इकोनॉमीज़ या अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है। सो निगोसिएशन टेबल में क्या हुआ, वो एक सुपीरियर पोजीशन में आ गए। कुछ पुअर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये डिक्लाइन हुआ है, जिनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके सोसाइटी में आपको इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो कुछ जो स्टेट सॉवरेनिटी वो रबर स्टैम्प बनकर रह गई हैं। तो इस तरीके से आपको डेविड हिल जो कह रहे हैं कि जो पोजीशन है, जो इम्पैक्ट ऑफ द स्टेट सॉवरेनिटी वाली बात है, ये अनइवन है, एक जैसी नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि जो एज ऑफ द नेशन स्टेट है वो अभी ओवर नहीं हुई है, राइट? हम जो इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, कि एक तरफ ग्लोबलाइजेशन है, दूसरी तरफ स्टेट सॉवरेनिटी है। तो यहाँ पर स्टेट सॉवरेनिटी या जो नेशन स्टेट है, इनका ऐसा नहीं कि ये गायब हो गए, ये मतलब अब सिर्फ ग्लोबलाइजेशन चलेगा, राइट? हाँ, एक डिक्लाइन ज़रूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं या इंटरनेशनल सिस्टम है, वहाँ पर नेशन स्टेट अभी भी क्या है, मेजर या मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टर है। दो कि देर आर लॉट्स ऑफ वेरियस अदर एक्टर्स, जिसे हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जो कि जैसे कि सिविल सोसाइटीज़ हो गई हमारी, ओके, या NGOs हो गए, अदर बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं। सो नॉन स्टेट एक्टर्स की प्रेजेंस है और वो भी सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बट अभी भी मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स यही रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो नेशन स्टेट हैं, दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर या एक्टर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, एंड अभी भी इनके पास कुछ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी रिटेन करते हैं। दे स्टिल रिटेन अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूजन करेंगे। तो आई होप कि इस पर एक आंसर लिख सकते हैं आप। सो थैंक यू सो मच। अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपका सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आपने बहुत सपोर्ट दिखाया मुझे अभी तक। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो।